गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये है केमिस्ट्री का बेस, और अगर बेस बहुत स्ट्रांग होगा केमिस्ट्री वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर है? तो हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर की बात करनी है। स्ट्रक्चर की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम क्या है। ठीक है, क्या हम इन एटम को देख पाते हैं या नहीं, ये एटम वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन के आंसर्स आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एटम से कि एटम क्या है। सबसे पहली बात, एटम्स आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। हाँ, इन्हें हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ही। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि जो भी चीज हम इमेजिन कर रहे हैं या किसी भी चीज के साथ अगर हम इन्हें कंपेयर करने की कोशिश करते हैं उनसे भी ये छोटे होते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, ना ही तो हम इन्हें इमेजिन कर पाते हैं और ना ही हम इन्हें किसी भी चीज के साथ कंपेयर कर पाते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल पार्टिकल्स का क्या मतलब हुआ कि फर्दर इनकी डिवीजन नहीं हो पाती। ये इतने छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे होते हैं कि फर्दर इनकी डिवीजन नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स है ना, ये आपस में मिलके मैटर बनाने लग जाते हैं। मैटर क्या है? ठीक है, मैटर क्या है? मैटर की अगर हम बात करें, दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कोई मास हो और जिसने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है उसे हम कहते हैं मैटर। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, चाहे मेरे हाथ में जो ये मार्कर है, ये चाहे ये बोर्ड है, वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, कोई भी चीज हमें जो है यहाँ पर हमारी अर्थ पे अवेलेबल है वो मैटर ही है। ठीक है, चाहे आप किसी स्टोन की बात कर लो, इस मार्कर की बात कर लो, बोर्ड की बात कर लो, चाय, कॉफी, पानी, कुछ भी, गैस। इनफैक्ट अगर आप बात करो, हमारे घरों में सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर में गैस होती है। ठीक है, तो उसने भी कोई ना कोई उसका मास है, उसने भी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या आ जाती हैं, मैटर्स में आ जाती हैं। इतनी सी बात क्लियर है कि मैटर क्या होता है, जिसका कुछ मास हो और जिसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी हो उसे हम मैटर कहते हैं। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये तो बात आगे कि एटम क्या चीज है। अब ये एटम आया कहां से? ठीक है, तो इस एटम की शुरुआत के लिए, जो इस एटम की शुरुआत थी, ये अराउंड 500 बीसी में ही हो चुकी थी। हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कर्ण ने इनकी सबसे पहले शुरुआत की थी अराउंड 500 बीसी। इंडियन फिलोसोफर, इन्होंने क्या कहा कि मैटर तो है, ठीक है, हमें पता है कि मैटर है, लेकिन ये मैटर कहीं ना कहीं से तो बनने स्टार्ट हुए ना। अब ये कहां से बनने स्टार्ट हुए, इसके लिए इन्होंने काम करना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, काम किया इन्होंने कहां से, पदार्थ से स्टार्ट किया। पदार्थ क्या हुआ, कोई भी सबस्टेंस इन्होंने लिया। लेट्स सपोज इन्होंने गोल्ड लिया और गोल्ड की ये डिवीजन करने लगे। ठीक है, गोल्ड को इन्होंने इतना डिवाइड किया कि फाइनली इन्हें क्या मिल गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल गए। ठीक है, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की ये डिवीजन करते गए और अल्टीमेटली ये एक रिजल्ट पर आए। क्या रिजल्ट था कि ऐसे पार्टिकल्स जो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, परमाणु। ठीक है, क्या नाम देंगे हम उन्हें, परमाणु। ये थे इंडियन फिलोसोफर, जब अराउंड 500 बीसी में इन्होंने ये काम किया था और इन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड नहीं हो पाते उन्हें हम नाम दे देते हैं परमाणु। क्लियर है दूसरी बात। अब जब ये इंडिया में काम कर रहे थे ना, उसी टाइम पे ग्रीक फिलोसोफर्स भी इसी चीज पे काम कर रहे थे। ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, ये भी अराउंड 500 बीसी में ही काम कर रहे थे। ये तो इंडिया में कर रहे थे, ग्रीक फिलोसोफर भी काम कर रहे थे और इन्होंने भी क्या किया, मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली इन्होंने ये कहा कि फर्दर जो पार्टिकल्स डिवाइड नहीं हो सकते उन्हें हम नाम दे देते हैं एटोमॉस। ठीक है, परमाणु हिंदी में कहा गया जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, एटोमॉस ग्रीक में कहा गया जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि ये ग्रीक वर्ड है। क्लियर है इतनी सी बात। और जो हमारा एटम है ना, वो एटोमॉस से ही आया है। और इसे किसने दिया था, एटम वर्ड जो जॉन डाल्टन ने दिया था। उससे पहले एक बार ये देख लें कि एंटोनी एल लावोइज़ियर और जॉस एल रॉस ने क्या काम किया था। देखो, हमारे पास थे एटम्स, इन एटम्स ने क्या किया, जब ये दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलने लगे तो इन्होंने एलिमेंट्स बनाने, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाने लगे, कंपाउंड्स। क्लियर है? अब देखो यहां पर सर लावोइज़ियर और प्रॉस्ट ने क्या देखा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में इन्हें कुछ डिफरेंस नजर आने लगे। अब इनके माइंड में क्वेश्चन आया कि ये एलिमेंट्स कंबाइन ही क्यों हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद ये क्या बना रहे हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन के आंसर्स के लिए ये भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इन्होंने हमें क्या दिया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट अभी भी हमारे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है,
अभी तक जो भी हमारे पास सिर्फ बातें ही हैं, एक फिलोसफिकल रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी इन्होंने ये ठीक है, इन्होंने ये लॉज दे तो दिए, लेकिन पूरी तरह से ये इन लॉज को एक्सप्लेन नहीं कर सके। और इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन आए? सर जॉन डाल्टन। ठीक है, सर जॉन डाल्टन ने क्या किया? इन लॉज को भी एक्सप्लेन किया और इन्होंने एक थ्योरी भी दे दी, और उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। और ये थ्योरी इन्होंने 1808 में दी थी। ठीक है, 1808 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इन्होंने क्या किया था? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सपेरिमेंटली इन्होंने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। क्लियर है किसी बात? अब ना हम बात करते हैं सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, देन हम बात करेंगे जॉन डाल्टन ने जो हमें एटॉमिक थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो तरह के लॉज हमें इसमें देखने को मिलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? फर्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, देन हम मूव करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की तरफ। देखो, जो ये डेफिनेशन लिखी है ना, ये आपको क्लास 9th की बुक में देखने को मिलेगी और वर्ड टू वर्ड ये डेफिनेशन इसी तरह से देखने को मिलती है। ठीक है, क्या कहता है ये? states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक रिएक्शन होती है जहां पर हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? प्रोडक्ट की। कुछ ऐसे ही होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्टेंट हमारे पास एक भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट की डिपेंड करता है कि किस तरह से बन रहा है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, वो इस तरह से चल रही है। ठीक है, ये हमारे आगे रिएक्टेंट से फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की। अब हमारे पास ये लॉ क्या कहता है? देखो, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो ये ए और बी है, ये ए और बी, ये हम मास दे रहे हैं। ठीक है, ये होना चाहिए सी प्लस डी के इक्वल। ठीक है, अगर हम ए प्लस बी का मान लो हमारे पास 5 आता है, तो सी प्लस डी भी हमारे पास 5 आना चाहिए। अगर हमारे पास ये 7 है, तो ये भी हमारे पास 7 आना चाहिए। ठीक है, किस तरह से हो सकता है उस पर डिपेंड नहीं करता। मान लो यहाँ पर अगर ये है ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 4 है, तो ये 5 बना। यहाँ पर सी हमारे पास 3 हो सकता है, डी हमारे पास 2 हो सकता है। अल्टीमेटली हमारे पास ये 5 होगा और ये भी हमारे पास क्या होगा? 5 होगा। कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जितना हमारे पास रिएक्टेंट में होगा उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट में होगा। ना ही तो हम खुद से प्रोडक्ट की तरफ ऐड कर सकते हैं और ना ही जो रिएक्टेंट में हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर 5 है तो है, इसका प्रोडक्ट में भी 5 ही आएगा। हम इसे खुद से कम भी नहीं कर सकते, यानी कि ना ही तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम इसे खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितना मास हमें रिएक्टेंट में देखने को मिलेगा उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कहता है? इन अ केमिकल सबस्टेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक, समझ में आया? नहीं आया? एग्जांपल लेकर करते हैं। ठीक है, देखो, मान लो हमारे पास क्या है? वाटर, एक केमिकल सबस्टेंस ले रहे हैं, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स है ये है वाटर। ठीक है, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास वाटर। अब अगर हम वाटर की बात करें तो ये वाटर कौन सा है आपका? ये वाटर कोई भी हो सकता है, चाहे आप ग्राउंड वाटर की बात करो, रेन वाटर की बात करो, सरफेस वाटर, कहीं से भी आप वाटर ले आओ, लेकिन वाटर वाटर ही रहेगा, ये H2O ही रहेगा, इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये है आपका एक केमिकल सबस्टेंस। ठीक है, हमने इसकी अगर डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेशियो में अगर बात करें तो वाटर हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन का कितना आ जाता है? 16 यूनिट। यही होता है ना, इसे हम और ले जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में 1:8। ठीक है, तो वाटर जो है वो हमेशा 1:8 की फॉर्म में ही आपको मिलेगा। ठीक है, इसका जो प्रोपोर्शन है, चाहे आप सरफेस वाटर ले लो, चाहे आप ग्राउंड वाटर ले लो, चाहे आप रेन वाटर ले लो, मतलब कोई भी वाटर ले लो, आपको जो ये है रेशियो जो है इसकी वो 1:8 में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि केमिकल सबस्टेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मास से ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं। फिर है, जैसे हमने वाटर की बात की, इसी तरह से हम अमोनिया की बात कर ले। NH3 कहाँ से आए ये डिपेंड नहीं करेगा, मास क्या रहेगा, इसका रहेगा 14:3 हमेशा। ठीक है, अभी मैं 2:16 14:3 लिख रही हूँ ना, कंफ्यूज मत होना, ये इनके एटॉमिक मास है। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, क्योंकि अब ये 2 है इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिया। सिमिलरली नाइट्रोजन का होता है 4, हाइड्रोजन का होता है 1, क्योंकि ये 3 है इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिया।
ठीक है। तो ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि कोई भी केमिकल सबस्टांस हो, ठीक है, वो कहीं से भी हो, जैसे हमने वाटर की बात की, ये कहीं से भी आए, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो जमीन का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, लेकिन जो इसका मास है वो हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अमोनिया की बात करें तो ये भी कहीं से भी आए, ठीक है, मैटर नहीं करता कहां से, लेकिन जो इसका मास है वो हमेशा 14:3 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसकी एक एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमारे पास कौन है, सर जॉन डाल्टन, जिन्होंने हमें एक थ्योरी दी और उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। मूव करते हैं हम सर जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की ओर। सो ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। जितनी इंटरेस्टिंग एटॉमिक थ्योरी उतनी ही इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ स्टोरी भी। सर जॉन डाल्टन का बर्थ 1766 इंग्लैंड में होता है, काफी गरीब फैमिली में होता है। एट द एज ऑफ 12 इन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर ली और 7 इयर्स लेटर ये स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। लेकिन 1793 में इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि ये कॉलेज में जाके मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स टीच करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए इन्हें अपने प्रिंसिपल की जॉब को क्विट कर दिया। कॉलेज में जाते ही टीचिंग के साथ साथ इन्होंने अपनी रिसर्च भी स्टार्ट कर ली और 1808 में इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो ना कि इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, बल्कि स्टडी ऑफ मैटर में भी एक टर्निंग पॉइंट ले आया, ठीक है। वहां जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक थ्योरी दी, दैट इज द एटॉमिक थ्योरी। यानी कि एटॉमिक थ्योरी जो है ये हमें 1808 में देखने को मिली थी, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है whether an element, a compound or a mixture is composed of small particles called atoms। चाहे कोई एलिमेंट हो, चाहे कोई कंपाउंड हो या कोई मिक्सचर हो, सब के सब क्या है, एक स्मॉल पार्टिकल के बने जिनको हम एटम कहते हैं। The postulate of this theory may be stated as follows। यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया postulate। postulate क्या है, जो इनका रिजल्ट आया था, जो इन्होंने पॉइंट्स दिए थे, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितना भी मैटर है, जो भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में हो, कोई भी मैटर हो इस अर्थ पे, वो सब के सब एक टाइनी पार्टिकल्स यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बने, जिनको हम एटम्स कहते हैं। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, फर्दर इनकी डिवीजन नहीं हो सकती, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, जिसमें हमने कहा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब जो रिएक्टेंट में होगा वो हमें प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। हम किसी भी एटम को खुद से उठाकर बाहर नहीं फेंक सकते और खुद से उठाकर अंदर नहीं ला सकते। जो हमें रिएक्टेंट में मिलेगा वो हमें प्रोडक्ट में भी मिलेगा। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट हम कह रहे हैं एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब हुआ, देखो गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं ले लेती हूँ यहाँ पर ओजोन। ओजोन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है, इतना तो पता है। ऑक्सीजन का यूनिट कितना हुआ, 16 यूनिट, 16 यूनिट एंड 16 यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ कि इन तीनों ऑक्सीजन का जो ये मास है ये सेम है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। यही तो ये कह रहा है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मास हो या केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम ही रहेंगी। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मास है वो भी डिफरेंट होगा और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। वाटर की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको वाटर 2 देखने को मिलता है, ऑक्सीजन यहाँ पर 16, दैट इज द 1:18, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जो इनका मास है वो भी अलग है और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी अलग होंगी। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 16, ठीक है। इनका मास क्या है वो भी हमें अलग देखने को मिला, एटॉमिक मास, और इसी तरह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमें अलग देखने को मिलती हैं। हाइड्रोजन की अपनी केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये कह रहा है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जो है ये क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। वाटर की एग्जांपल को ले लें, हमने कहा ये क्या करते हैं, स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं, 2:16 और 1:8, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। कहीं पे भी आपको ये नेगेटिव में या p/q की फॉर्म में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगी, ये जहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे होल नंबर में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि जो एटम्स होते हैं ये स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना दिया। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट कह रहा है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। आपको जो कंपाउंड दिया है वहां पर उनका जो नंबर है दैट इज, जैसे इसमें 1:8 हुआ तो ये यही रहेगा,
ठीक है। और जो एटम्स हैं हाइड्रोजन और वाटर ये कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है, मतलब आप यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसका जो रिलेटिव नंबर है और जो उसके एटम्स हैं वो क्या रहेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट ही रहने वाले हैं, ठीक है। अगर ये 1:8 है तो ये 1:8 ही रहेगा। वो H2O है तो H2O है, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता ये सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, कौन सा वाटर है तो वाटर ही ना। तो इस तरह से डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी यहाँ पर चल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि इनकी थ्योरी भी फेल होने लगी। फेल कब होने लगी, जब हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलने लगे। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बार उनके बारे में थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन कर लें। सो ये है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, ठीक है, जहां पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में फेल होती नजर आ रही थी। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कौन सा है, एटम्स। लेकिन अब हमें एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, और वो कौन से हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर जे थॉमसन ने 1897 में अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए किया था, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक 12 इयर्स लेटर 1909 में ए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के जरिए प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया, और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, ठीक है। ये जो हमने बनाया, ये क्या बनाया, ये हमने क्या बनाया, जो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और जो ये हमने बनाया है ये जो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स पे, ये कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सो इन सब चीजों के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके रिलेटेड हम बात करते हैं। देखो, हमने ये तो पढ़ा कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था 1897 में अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जो रदरफोर्ड है ये जे थॉमसन के ही स्टूडेंट हैं, और इन्होंने 1909 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के जरिए। नेक्स्ट, ई रदरफोर्ड के स्टूडेंट हैं जेम्स चैडविक, यानी कि जे थॉमसन के स्टूडेंट ई रदरफोर्ड और ई रदरफोर्ड के स्टूडेंट जेम्स चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया 23 इयर्स लेटर यानी कि 1932 में। और एक मजे की बात यह है कि इन तीनों ने क्या था, वॉन द नोबेल प्राइज। इन तीनों ने नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है। एक दूसरे के स्टूडेंट ही हैं, जैसे जे थॉमसन के स्टूडेंट ई रदरफोर्ड और ई रदरफोर्ड के स्टूडेंट जेम्स चैडविक, ठीक है। तो इस सब में हम जो हमने बात की, हम सब बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया। हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि हम ये देखेंगे कि हम एटम्स को देख पाते हैं या नहीं। अब हम वही थोड़ा सा देख लें, क्या हम एटम्स को देख पाते हैं या नहीं। अब ये क्वेश्चन हमारा जो रह गया था, कैन वी सी एटम्स, क्या हम एटम्स को देख पाते हैं या नहीं। तो देखो, एटम्स कैन नॉट बी सीन बाय एनीवन। एटम्स को कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है। एटम्स का जो साइज होता है इसको हम इंडिकेट करते हैं बाय रेडियस विच इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये है एटम का साइज कि हम इसको इंडिकेट किसमें करते हैं, रेडियस में, जिसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि इस एटॉमिक रेडियस को हम मेजर करते हैं नैनोमीटर में, मेजर्ड इन नैनोमीटर, ठीक है। और 1 नैनोमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत सारे एटम्स हमें देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, प्लूटोन, सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन उन सब में सबसे छोटा कौन सा है, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक रेडियस आपको देखने को मिल रहा है 0.037 नैनोमीटर, ठीक है। एटम्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सी them under the most powerful optical microscope। जो छोटी चीज होती है उसको हम हमेशा माइक्रोस्कोप में देखना चाहेंगे, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि मोस्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में भी हमें देखने को नहीं मिलते। अब देखो एक चीज और कि इस वीडियो में जो हमने बात कर रहे हैं इतनी छोटी छोटी चीजों की, वो क्यों कर रहे हैं। अगर मान लो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपका जो हाइड्रोजन एटम है इसका एटॉमिक रेडियस बताओ क्या है, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए 0.037 नैनोमीटर, 0.037 नैनोमीटर, 0.037 माइक्रोमीटर, 0.037 मीटर, 0.037 पिकोमीटर, ठीक है। आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस क्या है, ठीक है, और ऑप्शन आपको ये 4 दे दी। अब सबकी वैल्यू एक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं कि इसे मेजर किसमें किया जाए। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया, यही नहीं पता कि एटम को हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन गया,
ठीक है। तो हमें क्या करना है, छोटी से छोटी चीज को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि आप खुद देखो कि एग्जाम का लेवल कहाँ जा रहा है। एग्जाम का लेवल इतना हाई हो रहा है कि आप कुछ भी खुद से अपनी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हमसे इतना सिलेबस हमसे पूछा जा सकता है, या ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, वो नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, मतलब खुद से एक्सपेक्ट करना खुद की बेवकूफ़ी है। ठीक है, जो हमें नहीं करना। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और जाने से पहले 2 काम करके जाने हैं। क्या, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।